बेटा लास्ट क्लास में हमने एम्पीयर्स लॉ ख़त्म कर लिया था। अब लास्ट क्लास से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो हमने रिंग के एक्सिस पर एक फार्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड का। अगर I करंट है, R रेडियस है और X दूरी पर अगर बात करें यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड है ना डिराइव किया था। हमने कहा था कि पहली बात तो कहते हैं कि डायरेक्शन कैसे देखना है, तो डायरेक्शन के लिए हमने कहा था कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स को, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात तो ये थी, और ये बात भी कही थी कि पूरे के पूरे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक, तो करंट अगर इसमें ऐसे बह रहा है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो तो चलो इस डायरेक्शन में आ गया और वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा। यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो लिखा था हमने म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये जो फॉर्मूला था बेटा ये सिंगल टर्न के लिए वैलिड है। दिस फॉर्मूला इज फॉर सिंगल टर्न, फॉर सिंगल टर्न। अगर n टर्न्स होंगे, फॉर n टर्न्स बेटा इसको n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। क्वेश्चन में कह दे कि 1 टर्न है, 2 टर्न है, 3 टर्न है, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसी में बेटा एक और देखो, मान लो ये पॉइंट P की बात करें कि इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, इसका मतलब बेटा क्या होगा कि x की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बड़ी है r के रिस्पेक्ट में। अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है r के रिस्पेक्ट में, तो देखो x स्क्वायर भी क्या हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में, ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, देखो भाई ये r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, x स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स क्यूब बन गया। उस केस में रिजल्ट आपका इस तरह का बन जाता है बेटा। क्लियर है सभी को? एक इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, on the axial line of a ring. Find the magnetic field on the axial line of a ring at a point which is at a distance of which is a distance equal to radius of ring। ये करना बेटा आपको। मान लो करंट आई और उसका रेडियस r है, तो यानी कि बेटा x की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर r के बराबर हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, मैं सिंगल टर्न के लिए ही लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह भी आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा। सो बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, बेटा ये क्या हो गया 2r² और उसकी पावर 3/2, तो बेटा 2 की पावर 3/2 इंटू r², तो ये r³ बन गया बेटा। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू μ0 I अपॉन, बेटा ये 2 की पावर बन गया 3/2 + 1, दैट इज 2 की पावर 5/2 इंटू r। सो यह मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा कहाँ पर, जो डिस्टेंस है आपका वो जब रेडियस के बराबर हो जाएगा तो एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा। नोट करो जल्दी से। देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ये 2 कोएक्सियल रिंग्स हैं बेटा, इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो रिंग है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसमें जो करंट है वो बेटा 1 एम्पियर के बराबर है। ये कोई पॉइंट P है जो यहाँ से 4 सेंटीमीटर के दूरी पर और दूसरी जो रिंग है उसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपको बताना है कि इसको I1 लिख देता हूँ, इसको I2 की क्या वैल्यू हो ताकि जो ये आपका P पॉइंट है इस P पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। ये आपको चाहिए बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो पहली बात तो ये देख लो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 करना है तो जो लूप नंबर 1 ये वाली जो लूप है और ये वाली जो लूप है इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है बेटा वो क्या रहना चाहिए, वो ऑपोजिट रहना चाहिए। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन रहेगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि थ्रू आउट द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है। इसलिए दोनों में डायरेक्शन अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, या एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा। सो लिख लो द डायरेक्शन ऑफ द करंट ना बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि दोनों में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है बेटा वो ऑपोजिट रहना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, बाकी तो कोई खास बात नहीं। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण से आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण से आना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट हो ही गए हैं। तो बेटा इसके कारण से देखो क्या लिखूँ मैं, μ0 I r², और देखो बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर में है और मैं दोनों साइड इक्वेशन इक्वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। सो μ0 I इंटू इसका रेडियस 3 का स्क्वायर, या आप करना चाहो तो कर लो, कोई बात नहीं है, ऐसे कर लो चलो कि 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r², और ट्वाइस ऑफ r², दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर प्लस x बेटा 4 है इसके लिए, 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। इट शुड बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे बेटा करंट की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 लिख देता हूँ इसको। μ0 I2 मुझे चाहिए इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। ये आ गया बेटा। तो देखो 2 से 2 और μ0 से μ0 कैंसिल आउट हो गया। तो देखो भाई अब क्या आ रहा है,
ये हो गया बेटा 9 × 10⁻⁻⁴। और अगर आप नीचे की ये वाले जो टर्म आप देखें तो ये भी तो कैंसिल आउट हो गया थ्रू आउट, तो बेटा ये इक्वल हो गया I2 × 16 × 10⁻⁻⁴। तो I2 = 9/16 और बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली 0.56 एम्पियर आपका आ जाएगा। और देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो A है बेटा, O पॉइंट, और ये B है। आपको बताना है O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, करंट I है इसमें। O पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। भाई O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बेटा इस एलिमेंट के कारण से आएगा, इस एलिमेंट के कारण से और इस एलिमेंट के कारण से तो ज़ीरो आएगा। अच्छा डायरेक्शन देख लो, इसके कारण से आउटवर्ड आ रहा है लेकिन उसके कारण से इनवर्ड जा रहा है, करंट सेम है और दूरी इसकी कम है तो मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन भी इसी की डोमिनेट करेगी। तो भाई B पॉइंट, इस P पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से लिखता हूँ, O पॉइंट के ऊपर सॉरी, इसके कारण से तो बेटा फॉर्मूला सबको याद है, μ0I वो अल्फ़ा है बेटा यहाँ पर, अपॉन 4π, और भाई इसके लिए जो दूरी है ये वो कितना है, वो A है। दूसरे वाले के कारण से डायरेक्शन ऑपोजिट है तो μ0 और करंट उतना ही है I अल्फ़ा अपॉन, और बेटा ये इसके लिए दूरी कितनी होगी आपकी 4πb। तो भाई ऐसा कर लो, μ0 I अल्फ़ा अपॉन 4π, तो बेटा कॉमन आ गया, ये आपका बच गया 1/a माइनस 1/b, या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो वरना एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लो, इट विल बी इक्वल टू b माइनस a ओवर 4πab। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो बेटा और क्वेश्चन देख, तो बढ़िया सा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा आपके पास दो कोएक्सियल रिंग्स हैं और दोनों का कॉमन सेंटर है, ऐसे करो, एक तो रिंग ये हो गई भाई, इसका सेंटर ये, एक दूसरी रिंग है वो ये लाइक दिस। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस वाले में करंट ऐसे, एक में करंट I मान लो और दूसरे में करंट बेटा √3I है, एंड बोथ हैव सेम रेडियस, बोथ हैव सेम रेडियस एंड कॉमन सेंटर, दोनों का सेंटर बेटा कॉमन है। आपको ये जो कॉमन सेंटर है, इस कॉमन सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बेटा देखो, अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में, इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों के कारण से जो डायरेक्शन आएगी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
कि अगर मैं बेटा इस वाली ये जो मैंने ब्लू मार्कर से जो बनाया है इसमें अगर आप देखो तो डायरेक्शन इस तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की। एक काम करो, इसको P नाम लिख देता हूँ और इस वाली लूप को Q नाम लिख देता हूँ। तो P के कारण से आप देखोगे तो डायरेक्शन इस पॉइंट पर बेटा ऐसे आ रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप P। और अगर मैं इसके कारण से बात करूं तो देखो डायरेक्शन नीचे आ रहा है बेटा ना, इस डायरेक्शन के अंदर, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ड्यू टू Q। और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड P के कारण से आएगी जो डायरेक्शन, और बेटा जो Q के कारण से आ रही है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इनका रिजल्टेंट मुझे बताना होगा। तो P के कारण से भाई देखो, P के कारण से अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप P, उसके सेंटर पर, तो वो फॉर्मूला हम जानते हैं। देखो P वाला कहाँ गया, ये रहा। आपको अब इस फॉर्मूला याद है आपको, म्यू नॉट आई ही करंट उसमें फ्लो कर रहा है अपॉन ट्वाइस ऑफ R, ये होगा बेटा, है ना। रिंग के सेंटर पे यही फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। और जो Q वाली जो रिंग है बेटा उसके कारण से क्या होगा, म्यू नॉट करंट बेटा इसमें कितना है, √3I, तो √3I लिख दो डिवाइडेड बाय 2R। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, बी नेट विल बी इक्वल टू √ ये। और अगर आपको इस स्टेज पर आकर ये चीज़ नहीं आती है तो बेटा फिर तो बहुत पीछे जाके स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। ये चीज़ मतलब आनी चाहिए, वेक्टर जो है बहुत बेसिक सी चीज़ है। √ भाई P पॉइंट का म्यू नॉट आई अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस बेटा √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2R का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2R स्क्वायर है, बाहर ले आता हूँ इस पूरे को, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2R ही आ जाएगा। √ देखो यहाँ तो 1 बच जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर वो 3 बच जाएगा। तो ये देखो ये आंसर आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2R, 3 + 1 4, 4 का √2। सो दिस विल बी योर आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन R। अच्छा, ये इसमें बेटा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन भी बता दें आप। तो देखो डायरेक्शन भी देख लेते हैं, इसको इधर लिख देता हूँ BP। और रिजल्टेंट ऐसे कुछ आएगा, मान लो दिस इज़ योर बी नेट। तो मान लो किसी के साथ भी एंगल मान लो ये एंगल देख लेता हूँ मैं, थीटा। तो यहाँ से थीटा आप कैसे लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू ये बेटा BQ। तो BQ आपका कितना है, म्यू नॉट √3I बाई 2R, और BP दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2R, 2R से 2R और म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ऐसे बेटा ये 60 डिग्री बना रहा होगा। करो बेटा ये क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नोट करो बेटा। कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल, कंसीडर ए, क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा लिखो, कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो कितने 100 टर्न्स हैं, मैं लिख लेता हूँ साथ साथ, और उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर कैरी कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो बस आइडिया इसमें ये समझाना था एक कि बेटा देखो जो कॉइल जो है आपका उसके सेंटर पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2R आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या लिखूंगा बेटा, n इंटू म्यू नॉट। ही छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में बहुत याद रखनी पड़ेंगी बेटा, है ना। 100
म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट 1 एम्पियर। और यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है, आर 10 सेंटीमीटर है, उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा 10 डिवाइडेड बाई 100 मीटर के फॉर्म में। तो भाई ये आपका हो गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, 3.12 तो ये हो गया 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो टेस्ला इसकी यूनिट आ जाएगी। ये है बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बेटा क्वेश्चन नोट करो, ए सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टन्स पर मीटर, 300 टन्स पर मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट है। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर एंड हैज़ ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। You have to find the magnitude of magnetic field at the center of or at inside the solenoid। आपको ये बताना बेटा। आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने तो जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें आपने किसी भी फॉर्मूले में एल और आर तो लिखा ही नहीं था। इनफैक्ट एक फॉर्मूले में लिखा था जब हम बात कर रहे थे, उसको भी थीटा की फॉर्म में ही लिखा था फाइनाइट वाले केस में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें फिर? भाई आप एक बात देखो कि लेंथ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो जरा सोचो कि उस रेडियस के रिस्पेक्ट में जो लेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर दिस सोलेनॉइड एज इनफाइनाइट सोलेनॉइड बेटा, लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर करेंगे। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो हो गया क्वेश्चन, तो आप कर लोगे अब इसका कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। क्वेश्चन में आई आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। ये क्या चीज़ है? ये म्यू नॉट की वैल्यू तो ठीक है, एन क्या चीज़ है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है भाई 300 टर्न्स 1 मीटर पे है, टोटल लेंथ आपकी 0.5 मीटर है, तो 150 टर्न्स हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखूं? म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बेटा, 150 इसमें टर्न्स हो गए। ध्यान रखना 300 मत पुट कर देना, 300 बेटा 1 मीटर की लेंथ पे टर्न्स हैं। आपके पास लेंथ 0.5 मीटर है, तो 0.5 मीटर में करने के लिए इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो आपको टोटल लेंथ से देखना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1 मीटर में 300 टन से, आपके पास तो आधा ही मीटर है, तो 300 टन थोड़ी हुई टोटल। आपके पास तो पर यूनिट लेंथ कितना टर्न आया बेटा? आपके पास तो इसके लिए 150 टर्न आया, ठीक है? और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर करंट के साथ सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो हम लिख देंगे उसको। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा वो हम इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। और अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमने बिल्कुल जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या बात कही थी? हमने कहा था कि भाई हमने क्या कहा था कि भाई आपके पास इस चैप्टर के पढ़ने के 2 एस्पेक्ट है। एक था कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ लिया है ना, उसमें बाइट सेवर्ट भी पढ़ लिया, एम्पीयर्स लॉ भी पढ़ लिया, सबके क्वेश्चन भी कर लिए। अब है नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो वो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये भी, मैग्नेटिक फोर्स भी। और मैग्नेटिक फोर्स की कहानी शुरू होती है हमारे पहले लेक्चर से, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। याद आ रहा है सभी को बेटा? हमने कहा था कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है बेटा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उस टाइम पे फिर हमने कहा था कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कोई चार्ज पार्टिकल क्यों रख दिया, पहले इसको रेस्ट पर रखा तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, है ना, कोई फोर्स नहीं लगी, कोई डेविएशन नहीं आया। फिर जब मैंने इसको गति दी, वेलोसिटी दिया, तब उस केस में क्या हुआ? उस केस में ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। तो वहाँ से तो सिर्फ मैंने क्या निकाला कि हाँ कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, उस कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं की थी। और वो भी मैग्नेटिक फोर्स कैसी थी, है ना, वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से जनरेट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं फोर्स के बारे में।
तो भाई ये तो हमने ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया कि इसका डायरेक्शन अगर मैं बदल देता हूँ तो भी क्या होगा, इसका जो फोर्स जो लग रही थी उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, इसकी वेलोसिटी बदलता हूँ तो भी बदल जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो जो फोर्सेस इस पर लग रही हैं, वो जो भी फोर्स लग रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका जो भी चार्ज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और भाई एक और बात समझ में आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया बेटा वो साइन थीटा के भी। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। थीटा क्या है बेटा, जो आपने वेलोसिटी दी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल। फिर जब हमने इसको कंबाइन किया तो क्या आया भाई, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और भाई ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाया, है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू 1 आई हमारे सिस्टम में। तो भाई यहाँ से क्या बात समझ में आ गई, हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटा क्या, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q इज द चार्ज, है ना, जो भी चार्ज है बेटा उसका मैग्नीट्यूड, V उसकी वेलोसिटी, B उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको और बढ़िया फॉर्म में पता कैसे लिखा जाना चाहिए, एक्चुअल में ऐसे लिखा जाना चाहिए, V क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना। साइन थीटा आते समझ में आ गया कि ये तो वेक्टर का खेल आएगा। तो क्या आया बेटा, कोई भी चार्ज जो है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। और फिर से बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, V क्रॉस B, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स होगी ये इस वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी, उस पर अभी चर्चा करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना बेटा, दिस फोर्स इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से आया बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन है या कोई भी नेगेटिव स्पीसीज अगर है तो बेटा V क्रॉस B से जो आपकी डायरेक्शन आती है ना, एक्चुअल में होगा क्या कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, है ना, नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होने वाला है, F इज इक्वल टू, आप Q को -Q लिखेंगे तो -Q टाइम्स V क्रॉस B। तो इसका रिजल्ट आपको आपकी डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा कि V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आ रही है उसका नेगेटिव माने कि उसका उल्टा, यानी कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर लगती बेटा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस मैग्नेटिक फोर्स का लगेगा। सो नाउ आइडिया इज क्लियर कि फोर्स विल बी इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। अब जरा और बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है सर, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो उसका क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होने वाला है वो देख लेते हैं अभी। देखो आप थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से बनता है, कभी भी इस पे आता है ना। F इज इक्वल टू Q टाइम्स, बेटा मैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लेके ही एनालिसिस करूँगा बिकॉज आई एम मैन विद पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो उस टाइम पे बदल लेंगे, है ना। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस टाइम में ध्यान रखना, अवेयर रहना है अपने आप को कि भाई नेगेटिव चार्ज आ गया तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो गलती नहीं करनी, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो V क्रॉस B आपको पहले तो ये देख लो कि डायरेक्शन कैसे देखनी है ना। V से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, V से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। मान लो बेटा मैं कहता हूँ कि ये कोई चार्ज पार्टिकल Q है और ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो, और ये मान लो आपने इसको इधर वेलोसिटी दी है कुछ। तो आप देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे आ रही है, V क्रॉस B आप पे जो फोर्स लग रही है यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, बेटा वो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो क्रॉस लग रही है, इनवर्ड लग रही है। अब आप देखो जो इनवर्ड वाली जो बात है, ये बात ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में पता लग ही जाना चाहिए था कि वो जो फोर्स लग रही है वो B के और V के दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या लिखें बेटा यहाँ पे,
द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल is perpendicular to magnetic field as well as velocity vector दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। चलो एक बात तो बेटा ये समझ में आ गई। तो भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मुझे एक बात बताना, क्या ये बात लिखना बिल्कुल सही है कि सर एफ डॉट बी ये तो ज़ीरो होना चाहिए, है ना बेटा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। एफ डॉट बी शुड बी ज़ीरो। एक बात। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि सर एफ डॉट वी भी ज़ीरो होगा। नो डाउट एफ डॉट वी भी ज़ीरो होगा। याद करो थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट कि एफ डॉट वी क्या हुआ करता था बेटा, एफ डॉट वी आपका पावर हुआ करता था। याद करो जरा, पावर को आप क्या लिखते थे बेटा, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और एफ डॉट वी यहाँ ज़ीरो है तो इसका मतलब पावर ज़ीरो है। इस केस में बेटा पावर ज़ीरो है। सर इसका क्या मतलब, यहाँ पे क्यों पावर की बात कर रहे हो, अभी बताता हूँ बेटा क्यों। Power zero means power supplied by magnetic field to the charge, power supplied by the magnetic field to the charge is zero। सर इसका मतलब तो और समझाओ ज़रा। इसका मतलब बेटा ये है कि इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल remains constant। यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं ला सकता है, ना वो घटा सकता है उसकी स्पीड को, ना ही बढ़ा सकता है। उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ये बात दिमाग में बैठा के रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, सॉलिडली सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। उस केस में बेटा पार्टिकल की स्पीड कभी नहीं बदलेगी, चार्ज पार्टिकल की स्पीड वह कांस्टेंट रहेगी। हाँ, डायरेक्शन बदल सकती है ना। Although magnetic field can change the direction of velocity। भाई वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकता है पर उसकी स्पीड नहीं बदल सकता, पावर जीरो है इसलिए। ये बात दिमाग में बिल्कुल ही छोटी छोटी बातें कि एफ डॉट वी जीरो मतलब पावर जीरो, पावर जीरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑल्दो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन बदल सकता है लेकिन क्या नहीं बदल सकता, उसका स्पीड नहीं बदल सकता, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ज़रा देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें और। देखो बेटा, तो अभी हमने इसको क्यू वी क्रॉस भी लिखा, इसको क्यू वी भी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। भाई फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है बेटा, जब क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। एक बेटा एक जहाँ पे आपने क्यू वी क्रॉस भी लिखा है वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिख लेना। एफ इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, क्यू इज़ द जो भी चार्ज पार्टिकल है आपका उस पर चार्ज कितना है, वी उसकी वेलोसिटी और बी उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये लिख लेना आप लोग। तो भाई ये जो थीटा जो था, ये थीटा क्या चीज़ था याद करो, एंगल बिटवीन वी एंड बी।
एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तभी आपका फोर्स मैक्सिमम आएगा QVB। तो यानी कि बेटा अगर कुछ इस तरह का खेल हो रहा है ना कि वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो उस केस में द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। एक बात आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो भाई वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर आ ही रही है ना। चलो अच्छा, एक बात और जरा बाद में कन्फ्यूजन नहीं, उसको अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। भाई मान लो मैग्नेटिक फील्ड, बेटा देखो एक केस तरह अपने दिमाग से सोच के करना कि सर ऐसा है, ये लो, इन तीनों केस में एंगल बताना B और V के बीच में, ये B और ये V, ठीक है। दूसरा केस ये B, ये V, ये 30 डिग्री, ये डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये 60 डिग्री। आपको इन तीनों सिनेरियो में, इन तीनों केसेस के अंदर बेटा आपको पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तीनों केस में आप जरा एंगल चेक करिएगा। मुझे तो जो समझ में आ रहा है वो मुझे तो बिल्कुल ऐसा समझ में आ रहा है, सर यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तीनों ही केस के अंदर एंगल 90 डिग्री है। विजुलाइज कीजिए बच्चों कि ये ऐसे है, इस तरह से आप इस प्लेन में जो मर्जी एंगल बना लीजिए ना भाई। ये लो, ये दोनों वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, ये दोनों वेक्टर्स हमेशा क्या रहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर रहेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से एक क्रॉस हो और एक इस प्लेन में जिस मर्जी एंगल पे घुमा लो इसको, थ्रू आउट द प्लेन एंगल 90 डिग्री रहेगा हमेशा B और V के बीच में। तो मैक्सिमम फोर्स बेटा कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और वो मैग्नीट्यूड QVB होगा। अच्छा एक और देखो भाई, F मिनिमम, तो मुझे लगता है कि सर F मिनिमम कैसे लिखोगे, QVB साइन ऑफ, या तो बेटा 0 डिग्री लिख दो इसको, या फिर साइन ऑफ 180 डिग्री लिख दो। इन दैट केस योर फोर्स विल बी इक्वल टू 0। आप कहोगे सर कि नेगेटिव फोर्स भी तो हो सकता है। बेटा नेगेटिव फोर्स होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, मिनिमम फोर्स तो 0 ही लगेगा। F मिनिमम विल बी इक्वल टू 0। वो कब लगेगा, इसका मतलब कि भाई मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई या तो वेलोसिटी वेक्टर इसी के अलोंग हो तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा, या इसके अपोजिट हो, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आपस में पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, उन दोनों ही केस के अंदर बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स आपका लगेगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0। नोट करो जल्दी से। चलो देखो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल का मोशन, अलग अलग केस होंगे। फर्स्ट केस, velocity is parallel or anti-parallel to direction of magnetic field।
मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, अभी जो केस बताया बेटा वही सिमिलर केस। तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा आपका, इन दैट केस भाई ऐसे मान लो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन है बेटा, और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे आपने वेलोसिटी दे दी। तो इन दिस केस फोर्स का मतलब बेटा मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी ज़ीरो। फोर्स जो है बेटा वो क्या होगा पार्टिकल पर, वो ज़ीरो हो जाएगा। जब भाई पार्टिकल के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा तो भाई इसका पाथ कैसा होगा, इट्स पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना। सो द पाथ ऑफ द particle will be a straight line path, will be a straight line path, straight line path होगा। अगली बात, मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल है वो अपना डायरेक्शन भी नहीं बदलने वाला, है ना, सेम ही डायरेक्शन रहेगा बेटा, उसमें स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करेगा। तो ये इसमें बात है, दिस इज द फर्स्ट केस। एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का केस आ रहा है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगा, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फोर्स तो बदल ही नहीं रहा है। और एक लॉजिक ये भी है ना कि सर स्पीड तो वैसे भी नहीं बदल सकती है ना, स्पीड तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही नहीं बदल पाएगा इसकी। और देखो केस 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो वेलोसिटी आपने दी है वो उसको परपेंडिकुलर दी है। तो देखो भाई ऐसा समझ लेता हूँ मैं, ये लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है आपका, अब जरा समझना बेटा, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बी है और भाई मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान रहा हूं। अभी कैसा मैग्नेटिक फील्ड मान रहा हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सभी लोग लिख लें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा और उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कंफ्यूजन ना हो किसी को कोई। बेटा ये मान लो कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है। अब बेटा थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ये वाला जो टॉपिक है इसमें विजुलाइज करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो भाई ऐसा वेलोसिटी दिया और v क्रॉस b, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है वो फोर्स की डायरेक्शन बेटा इसकी ऊपर की तरफ लग रही है, याद करो जरा, ऐसे लग रही है, सॉरी F इधर लग रही है। और पहली बात तो ये समझ लो कि सर यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो तो QVB के बराबर लगेगी क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का है। एक बात तो ये समझ में आ गई। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे है। थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डाल लो कि ऐसा किस तरह का मोशन, इस पार्टिकल का क्या पाथ होगा। जो अब तक के जो तुमने जो अब तक के जो मोशन पढ़े हैं उसमें इस तरह का कौन सा मोशन होता था जब वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, वो होगा ही, हमेशा ही होगा। एक ऐसा मोशन विजुलाइज करने की कोशिश करो जिसमें क्या हो, वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे होंगे हमेशा। बेटा ऐसा जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन में होता था, याद करो बेटा, थोड़ा सा याद करेंगे 11th क्लास का ये चीज़ कि जो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो उसमें देखो आप हमेशा क्या कहते थे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वेलोसिटी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वेलोसिटी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वेलोसिटी, है ना बेटा। ये फोर्स, ये वेलोसिटी, ये फोर्स, ये वेलोसिटी, ये फोर्स,
ये फोर्स, ये वेलोसिटी, इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम वहाँ देते थे जब काइनेमेटिक्स आप पढ़ते थे। और स्पीड भी कांस्टेंट हुआ करती थी। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ हो रही है। तो सर अब जरा विजुलाइज करो कि यहाँ पर हर टाइम पे जो फोर्स लगता था वो वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर लग ही रहा था, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इस केस में भी बेटा क्या होगा कि जो आपकी फोर्स लगेगी, मैं इसको थोड़ा सा इधर स्पेस की कमी यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इसको, कि मैंने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, ऐसे समझो, और वी से, और मैग्नेटिक फील्ड को इधर और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये लो। तो अब यहाँ पर आपने देखा था कि फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, इस तरीके से। तो इसका मतलब सर ये समझ लेना चाहिए कि जो फोर्स जो है ना, सॉरी सेंटर जो है वो इधर कहीं लाई कर रहा होगा। मैं मान लेता हूँ कि वो सेंटर आपका यहाँ लाई कर रहा है। तो एक बात मुझे समझ में आ गया कि इस केस के अंदर पार्टिकल जो है आपका, चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो भाई उसका पाथ मैं बना देता हूँ, देखो। इस तरीके से बेटा, ये V, देखो फोर्स इस तरफ डायरेक्टेड है, ये आपका चार्ज पार्टिकल था। इस इंस्टेंट पे अगर बात करूं बेटा, इस इंस्टेंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो फिर से देख लो जरा, देखो V ये और B अंदर, F इधर डायरेक्टेड है। इसी तरह से बेटा यहाँ पे F इस तरफ डायरेक्टेड होगा और वेलोसिटी इधर होगी। वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ। हर इंस्टेंट के ऊपर फोर्स और वेलोसिटी आपकी क्या है बेटा, फोर्स और वेलोसिटी आपके परपेंडिकुलर है। तो क्या क्या बातें लिख लें जरा, नोट करते हैं। देखो अब चीज़ों को, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये बात तो समझ में आ गया। Force acting on the charge particle is maximum and which is equal to QVB. Charge particle follow द सर्कुलर पाथ, वो बेटा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात बेटा कि कोई सवाल में ये पूछ सकता है कि भाई ये जो मोशन है यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन जीरो है? एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लगी रही है, डायरेक्शन कौन बदल रहा है, वरना एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। एक बात आप ये भी देखो, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बेटा कि लिख देते हैं जरा यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है बेटा सिर्फ वही बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है इस केस के अंदर। क्लियर है ये बात? डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका बदल रहा है और कुछ भी नहीं बदल रहा। करो, नोट करो। चलो बेटा और देखते हैं। अब इसका थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं बेटा। देखो
अच्छा, एक चीज़ और लिखनी थी, वो मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्शन रहेगी, उसकी और कहीं डायरेक्शन नहीं रहेगी। ये V और ये बेटा F, हर पॉइंट पे ऐसा होगा। अब देखो इसका एनालिसिस करते हैं भाई। एक बात देखें कि F बराबर QVB इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स तो उसको ना, आप देखो कि तो ये जो फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है। तो भाई यानी क्या मतलब हो गया इसका बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि QVB जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको कि QVB इज इक्वल टू mv²/r। तो इस v से v कैंसिल आउट हो गया बेटा, और यहाँ से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू mv/qb। ठीक है, जो ये रेडियस है बेटा उसकी वैल्यू ये आ गई mv/qb। टाइम पीरियड, ये r क्या है बेटा, r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ, दैट इज mv/qb। mv को आप मोमेंटम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, मोमेंटम वाली फॉर्मेट से भी लिख सकते हो, कोई नहीं, बाद में देखेंगे वो सब, अभी बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो टाइम पीरियड देखो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 2πr वो ट्रैवल कर रहा है और v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यही तो टाइम पीरियड आएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr, r की जगह बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ mv/qb, और ये v से भी कैंसिल आउट हो गया बेटा। जब v से भी कैंसिल आउट हो गया तो बड़े कमाल का रिजल्ट आया। देखो ये यहाँ पे क्या आएगा आपके पास बेटा, t इज इक्वल टू 2πm/qb। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड का मतलब बेटा वो जो पार्टिकल है वो एक चक्कर पूरा करने में, एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। इसमें बढ़िया बात पता है क्या है, और जो इसकी यूनिकनेस है वो ये है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अलग अलग है तो भी पार्टिकुलर टाइम पीरियड सेम रहेगा। भी बताएंगे कैसे। एक बेटा इसके लिए फ्रीक्वेंसी की बात कर लें। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी भाई, qb/2πm। ये इसका फ्रीक्वेंसी आ गई। तो रेडियस पता लग गया, टाइम पीरियड पता लग गया और उसकी फ्रीक्वेंसी पता लग गई। ये जो मैं इंडिपेंडेंट वाली जो बात बता रहा था, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि इसका मतलब क्या है बेटा। इसका मतलब ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं ना बेटा, दो पार्टिकल्स हैं। इसको आप v स्पीड दो और इसको आप 2v स्पीड दो, है ना, दोनों का q और m सेम है, दोनों का q और m सेम है। तो कहते हैं कि जब ये चक्कर पूरा करके बाहर आएंगे ना इस रीजन से, तो दोनों सेम समय में आएंगे बाहर। या आप ऐसे समझ लो कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो दोनों को सेम समय लगने वाला है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आपने अभी तो लिखा था r इज इक्वल टू mv/qb। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका रेडियस बड़ा होगा, उसको चक्कर लंबा लगाना पड़ेगा, लेकिन समय उतना ही लगेगा दोनों केस में बेटा। जैसे कि मान लो ये वाला जो केस है, दोनों का अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ कि जिसकी वेलोसिटी v रही होगी तो उसने इतना चक्कर लगा लिया होगा, जिसकी वेलोसिटी डबल कर दी होगी उसने चक्कर बड़ा लगाया होगा, लेकिन उतने ही समय में चक्कर पूरा किया होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग स्पीड से भी आप फेंक देते हो तो भी दोनों को सेम ही समय लगने वाला है एक चक्कर पूरा करने के अंदर। करो बेटा, नोट करो जल्दी से, ये सब फटाफट से नोट करो। चलो बेटा और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बेटा सब एक साथ ही करेंगे, ठीक है। केस 3 कि इस बार हमने क्या किया है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल थीटा रखा है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज थीटा, कुछ थीटा एंगल है बेटा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो अलोंग एक्स एक्सिस ही मान लिया मैंने। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस तरीके से यहाँ से हमने क्या किया कि जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो यहाँ से चार्ज पार्टिकल है Q, M, उसको कुछ v वेलोसिटी दे दी बेटा थीटा एंगल के ऊपर, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, वह एंगल थीटा है बेटा। अब इसका मोशन कैसे होगा ये एनालाइज करते हैं जरा, देखो। तो इसको ऐसे एनालाइज करना मुश्किल होगा, एक्चुअल में हम ऐसे देख सकते हैं कि केस 3 इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केस 1 एंड 2 और सुपरपोजिशन ऑफ केस 1 एंड 2। देखो कैसे, इस वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट हैं, ये तो v cos थीटा है और ये बेटा आपका v sin थीटा, दो कंपोनेंट्स हैं। जो आपने वेलोसिटी दी है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो ये जो v cos थीटा जो है ना बेटा, मैं तो इसको कहता हूँ कि इसको v पैरेलल लिख लो भाई। v पैरेलल का मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, ठीक है। चलो क्या इसका खेल होगा वो अभी करेंगे थोड़ी देर में। अगला जो कंपोनेंट है वो है बेटा v sin थीटा, और मैं कहता हूँ इसको v परपेंडिकुलर लिखो। इसको क्या लिखो, v परपेंडिकुलर, यानी कि बेटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये उसके परपेंडिकुलर होगा। अब जरा याद करो पुरानी चीजें जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी कि सर ये जो पैरेलल जो वेलोसिटी, याद करो कि केस 1 में जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जब एंगल जीरो हुआ करता था तो उस केस में क्या होता था बेटा कि पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो लगती थी। यानी कि जो ये v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये जो v पैरेलल वाला है, वो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन में लेकर के जाएगा। दिस v cos थीटा कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी सब लिखवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी का वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये तो कैसा मोशन हो गया, ये तो मोशन हो गया सर्कुलर पाथ वाला। अब दोनों को एक साथ, अब ऐसे थोड़ी होगा कि स्ट्रेट लाइन ये v cos थीटा कहेगा पहले मैं आगे लेके जाता हूँ और अब तो घुमा दे,
ऐसा तो नहीं होने वाला, दोनों एक साथ चल रही हैं। तो जरा आप सोचो कि मोशन विजुलाइज करो, और वो जो मोशन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कारण क्या है कि जो फोर्स लग रही है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी। तो पार्टिकल को आगे भी चलाना है और सर्कल में भी घुमाना है। जरा चलाओ, कैसे चलाओगे? ये ऐसे बेटा, ये ऐसे हेलिकल पाथ। स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग बिल्कुल वैसा हेलिकल पाथ ऐसे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर और फिर थीटा एंगल दे दूं तो आपको पार्टिकल ऐसे चलता दिखाई देगा सर्कुलर मोशन के अंदर। दैट वो प्योरली सर्कुलर भी नहीं है, लेकिन वो सर्कल भी मूव कर रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। ऐसा जो मोशन होगा उसको हेलिकल मोशन कहा जाएगा बेटा। तो यानी कि ये कैसा, इसका पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? पार्टिकल का मोशन ऐसा होगा बेटा, देखो ये क्योंकि मैं पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा आपका, इस तरीके से पार्टिकल चल रहा होगा। ये जो पार्टिकल का जो पाथ है इसको बोला जाएगा कि ये हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ। तो अब इसको थोड़ा सा आपको चीज़ें लिखवा देते हैं हम। आप लिख लो कि भाई ये जो v cos थीटा है, v cos थीटा जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। मैं ये रब कर रहा हूँ बेटा यहाँ से, इसको तो ऐसे समझ लेते हैं इसको, है ना, कि v पैरेलल विच इज, आपने v cos थीटा लिखा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द motion of the particle in straight line v परपेंडिकुलर या फिर v साइन थीटा जो है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the motion of the particle in circular motion। और एक्चुअल में ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए, ये दोनों काम क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। इसलिए पार्टिकल विल फॉलो द हेलिकल पाथ। एक चीज़ और बेटा लिख लो, ये जो हेलिकल पाथ बनेगा, ये जो हेलिकल पाथ बनेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वो इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। पार्टिकल विल मूव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। बेटा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली इस पर्टिकुलर जो केस हमने कंसिडर किया है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को सेम ही प्लेन के अंदर मानना है, तो उसके परपेंडिकुलर आएगा बेटा। इसमें कोई गड़बड़ ना हो, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से मूव करेगा वो। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन से प्लेन में मूव करेगा, तो बेटा वो XZ प्लेन में मूव करेगा। ज़रा देखो, ये है ना, ये वाले प्लेन के अंदर, ये वाले प्लेन के अंदर, याद रखना इसको। तो ये तो सारी बातें आगे के हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, परपेंडिकुलर वाला रहेगा। अब जरा और छोटी छोटी इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। भाई जो ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में होगा, इसका रेडियस क्या होगा, है ना, सेंटर तो ये है इसका, तो ये रेडियस कितना होगा पहले तो वो। तो भाई R इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान से, फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, R इज इक्वल टू mv/qb। वहाँ पे वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी थी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भैया v साइन थीटा वाला, है ना, mv परपेंडिकुलर बाय qb। और बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो mv साइन थीटा बाय qb।
क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल का वो जो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट था वही रिस्पॉन्सिबल था। तो r इज इक्वल टू mv/qb, वही फॉर्मूला याद रखूंगा, लेकिन मैं ये भी याद रखूंगा कि वो जो वेलोसिटी हुआ करती थी वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था फोर्स के, वो यहाँ पे कौन सा है, वो v sin थीटा वाला है। सो r विल बी इक्वल टू mv sin θ/qb। टाइम पीरियड में तो कोई खेल ही नहीं होता था, टाइम पीरियड में तो वैसे वेलोसिटी का कोई रोल नहीं आता था। टाइम पीरियड विल बी रिमेन सेम 2πm/qb। तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी सेम आ गई, फिर तो फ्रीक्वेंसी भी qb/2πm। एक और नई चीज यहां पर आती है बेटा, क्या, दैट इज नोन एज पिच। ये तो पहले तो देखते हैं पिच कहोगे किसको, है ना। पिच इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड in the direction of magnetic field, in the direction of मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, उसको बेटा पिच कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेटा सब, क्योंकि देखो बराबर ही सारा सब कुछ लग रहा है, फोर्स बदल नहीं रही है बार बार, तो सब बराबर पिच रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं हुआ कोई कम या ज़्यादा, सब इक्वल पिचेस रहने वाली हैं। तो बेटा पी को कैसे लिखा जाएगा, वी पैरेलल इंटू उसका टाइम पीरियड, वी पैरेलल इंटू उसका टाइम पीरियड। तो भाई वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड है आपका 2πm/qb, और भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2πm, वी पैरेलल बेटा आपका v cos थीटा है डिवाइडेड बाय qb। ये पिच कहलाएगा, है ना। एक चक्कर में जो उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज नॉन एज पिच। ऑल द पिचेस आर इक्वल, सारी की सारी जो पिच है बेटा, है ना। मान लो मैं इसको P1 कह दूं, इसको P2 कह दूं, इसको P3 कह दूं, इसको P4 कह दूं, तो घबराने की बात नहीं है, सब बराबर ही है बेटा। ये तो हेलिकल मोशन होगा। और ये बेटा इसका कैसा एनालिसिस है, ये इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये जो तीनों जो हमने केस किए हैं, इन तीनों का क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इतना जो हमने पार्ट किया है, बहुत अच्छे से ज़रा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अब इस पर थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर दिया ना, अब इस पर सिर्फ क्या होने वाले हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होने वाले, न्यूमेरिकल्स हम इस पर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।